दोस्तों माफी चाहता हूँ कि इतना वक्त लगा। यकीन मानिए यह ब्रेक लेना मजबूरी नहीं जरूरी था, क्योंकि आज हम उस पॉइंट पर आकर खड़े हो चुके हैं जहाँ पिछले सारे एपिसोडों के आधे से ज्यादा सवालों का राज खुलने वाला है। अगर आपको लगता था कि स्टोरी बीच में स्लो हो गई है तो वह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। आज का एपिसोड धमाकेदार नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाला है, बात दिल की है और कनेक्शन सीधे पास्ट से फ्यूचर का जुड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज जो होने वाला है उसके लिए आप शायद तैयार नहीं होंगे। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। छोटी बच्ची को अपने सामने इस तरह देख सारे ही लोग चौंके हुए थे। छोटा मोंक अपने कांपते हुए बॉडी के साथ कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा मोंक बताता है या वाकई में वो वही है। तभी जिन आगे आते हुए उन लोगों को समझाता है हमने टिकटों का इंतजाम कर लिया है, हमारे पास कोई ऐसा है जो हमें फ्री में एंट्री करवा सकता है, वो ईमानदार है तो हम उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना? तो छोटी बच्ची बताती है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ रोबोट जब कैप्टन के बारे में सुंजा से पूछता है तो सुंजा उसे बताता है वो असली टिकट को लेने और हमें धोखा देने वाले को पकड़ने के लिए गई है। रोबोट कहता है लेकिन हमारे पास तो टिकट हो गया है ना। वो बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसकी पर्सनालिटी को जानते हो, वो बेवजह खुद को परेशान करती रहती है। वहीं इधर हम देखते हैं कि छोटे मोंक को ऑटोग्राफ मिल चुका था, वहीं बड़ा मोंक अपने पीठ पर ऑटोग्राफ करवा रहा था। हम देखते हैं वे दोनों काफी ही ज्यादा खुश होते हैं, जबकि इन सबसे बहुत बहुत दूर गैलेक्सी के किसी कोने में UUP0945W प्लानेट को देखते हैं जहाँ पर कि कैप्टन स्नेल के साथ पहुंच चुकी होती है और उसके साथ जाते हुए बोल रही थी क्या तुम्हें यकीन है कि वे लोग यहीं पर हैं? यह प्लानेट तो मुझे पूरी तरह बर्बाद दिख रही है। तो स्नेल किसी चीज को ट्रैक करते हुए बताता है चिंता मत करो और बस मुझ पर भरोसा रखो, वह जरूर यहीं कहीं पर होना चाहिए। इसे बोलता हुआ वो आगे जाते हुए अचानक ही रुक चुका था क्योंकि वह देखता है कि कैप्टन वो एक जगह पर खड़ी हो चुकी थी, जिसको देखता हुआ वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? जिस पर कि कैप्टन वो भड़कते हुए बोलती है मुझे अभी अभी याद आया तुम भी तो एक धोखेबाज ही हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। जो सुनता हुआ स्नेल वो कुछ भी समझ पाता, तभी कैप्टन वहाँ से पीछे मुड़ जाते हुए कहती है ये कितना परेशानी भरा है, मैं फिर से धोखा खाने से बाल बाल बची। और अचानक ही वो अपने सामने किसी चीज को देख बेहद ही ज्यादा शौक हो गई होती है। वह देखती है उसके सामने विशाल का ग्रिम रीपर जैसा कोई चीज उसके रास्ते को रोके हुए खड़ा था। वो कहती है आखिरकार ये कितना बड़ा राक्षस है। अभी उसके सामने खड़ा वो चीज बोलती है किसी जिंदा इंसान के लिए मरे हुए की दुनियाओं में आने की हिम्मत करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो अपना सारा पैसा सौंप दो या अपनी जान दे दो। ये सब बोलता हुआ वो जब उस पर हमला करने लगता है तो उसे देखते हुए कैप्टन भी अपने अटैक को करते हुए कहती है बाहर में जा। हम देखते हैं उन दोनों के अटैकों के टकराव भयंकर थे, वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसको कि कैप्टन सीरियस होकर देख ही रही थी। तभी उसके सामने के धूल छटते हैं और उसके सामने अपीयर होता है छोटे छोटे ग्रिम रीपर जैसे वो चीज जो कि टुकड़ों में बट चुके थे। वे सारे ही लोग फिर से कैप्टन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। कैप्टन उन्हें देखते हुए बोलती है यह वाकई में क्लोन टेक्निक है, एक ऐसी मार्शल आर्ट जिसके बारे में कहा जाता है वो मानवीय सीमाओं के परे है। इसका मतलब क्या ये लोग सचमुच में कोई डीमन है? जो भी हो मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं है, चलो आ जाओ तुम सभी एक साथ। हम देखते हैं वे लोग जैसे ही लड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं तभी एक आवाज आती है बस बहुत हुआ, रुक जाओ, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम देखते हैं उन दोनों के बीच स्नेल आ चुका होता है। वो कहता है ये मेरी दोस्त है, लगभग मेरी गर्लफ्रेंड ही मान लो, जिसका मतलब है कि हम सभी यहाँ पर दोस्त ही हैं। इसी के साथ वो कैप्टन से भी बोलता है अब तुम भी शांत हो जाओ, ये लोग मेरे दोस्त हैं, हम लगभग भाइयों के जैसे हैं। और कैप्टन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उसे घूर रही होती है बिना कुछ बोले। तो वो कहता है क्या हो गया, अब तुम रुक सकती हो, इसीलिए ऐसा एक्ट मत करो कि तुम किसी को मारना चाहती हो। कैप्टन बोलते हैं मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे मत छूना जब मेरे हाथों में तलवार हो। उसको इतना सीरियस देख स्नेल जब अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गलत जगह पर था, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो। और कैप्टन उस पर हमला करते हुए बोलती है अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। हालांकि उसका स्वॉर्ड स्नेल के सर के पास जाकर रुक गया होता है क्योंकि उसने अपने रूप को फिर से बहुत ही ज्यादा छोटा कर लिया था और अपने प्यारे प्यारे आंखों से उसे घूर रहा होता है। इसके चलते कैप्टन बोलती है क्या सीरियसली? इस पर स्नेल कहता है शांत हो जा, मैं बस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि हम आखिरकार फेस्टिवल प्लानेट पर हैं। हमें पता चलता है ये प्लानेट हाउस सेक्ट के द्वारा रूल किया जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वे दोनों उन छोटे छोटे 6 बंदों के साथ किसी जगह पर पहुंच चुके थे और स्नेल वो बता रहा था उनकी वो टेक्निक कोई क्लोन टेक्निक नहीं है, ये 6 जुड़वा सिबलिंग है, उनकी तालमेल ही ऐसी है कि ऐसा लगता है कि ये क्लोन टेक्निक है। हालांकि अभी भी उनकी तालमेल में थोड़ी सी त्रुटि है क्योंकि वे लोग अभी भी बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे वे मजबूत होते जाएंगे उनकी सारी
खामियां दूर हो जाएगी और उनकी तालमेल सच्चे क्लोन टेक्निक की तरह लगेंगे। इसी के साथ वो उन लोगों से कहता है हमें यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद, अब तुम लोगों का यहाँ से जाने का समय हो गया है। तो ये लोग अजीबोगरीब भाषा में उससे कुछ तो बोलता है जो कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन सुनील वो समझ जाता है और कैप्टन से कहता है ये लोग तुम्हें अलविदा कहना चाहते हैं, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? कैप्टन जिस पर बताती है हाँ क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनते हुए छोटे छोटे ग्रिम रीपर तुरंत ही उसे कस कर गले लगा लिए होते हैं। उनकी पकड़ इतना जबरदस्त होती है कि कैप्टन भी अनकंफर्टेबल होने लगी थी। वो कहती है चलो अब काफी है, मुझे छोड़। और जब ये लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो सुनील बोलता है रुक जाओ, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। तो ये लोग कैप्टन को छोड़कर बहुत ही निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्हें देखता हुआ कैप्टन बोलती है ये बच्चे कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी उसकी नजर उनकी हुडी पर जाता है जिसको कि वे लोग जैसे ही उतारते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे बच्चे नहीं बल्कि बूढ़े निकलते हैं। जिन्हें देखता हुआ कैप्टन पहले तो इतना शौक हुई थी कि कुछ भी नहीं बोल पाते, बाद में अपने गुस्से में एनर्जी को बाहर निकालते हुए सुनील से बोलती है क्या उन्हें बच्चे नहीं होना चाहिए था? तो सुनील बताता है भले ही उनकी दाढ़ी आ गई है लेकिन अभी भी वे सारे बच्चे ही हैं, केवल 10 साल उम्र है उनकी। जो सुनता हुआ कैप्टन और भी ज्यादा भयंकर रूप में गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगती है। तो सुनील वो डरते हुए बताता है तुम इससे बेवकूफ नहीं बन, लगता है कि तुम पहले से बेहतर हो गई हो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, या तुम यहाँ पर मरने आए हो? अपने पीछे उस बुढ़िया को देख सुनील हाथ हिलाते हुए बोलता है ग्रेटिंग मास्टर। मास्टर वाली बात को सुन तो कैप्टन भी काफी हैरान हुई थी, लेकिन वो बुढ़िया बोलती है या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो सुनील कैप्टन से कहता है उन्हें ग्रेट करो, मुझे यकीन है तुमने उसके बारे में जरूर सुना होगा, वो के रायो हुआन है, गैलेक्सी के सबसे गुस्सैल महिला। कैप्टन जो सुनता हुआ बोलती तो यही है रायो हुआन, कुख्यात कोल्ड हार्टेड पागल और 5 सबसे शक्तिशाली बिंगो में से एक, साउथर्न गैलेक्सी पर रूल करने वाले एक ऐसी भयानक औरत जो जरा सी नाराजगी पर तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ देगी। हमें पता चलता है ये बुढ़िया हायो सेक्ट का लीडर भी होती है। सुनील कैप्टन की बातों को सुनता हुआ बताता है बिल्कुल सही कहा, वो अपने भयानक गुस्से के बदौलत ही 5 ग्रेट रैंकों में अपनी पोजीशन को पाई है, लेकिन चिंता मत करो, अगर वो अच्छे मूड में रही तो आमतौर पर वह तुम्हें जिंदा छोड़ देगी। ये सब बोलता हुआ वो उस बुढ़िया से कहता है आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो वो बुढ़िया कहती है बकवास करना बंद कर, तुम्हें देखकर मेरा मूड ऑलरेडी खराब हो चुका है, पिछले 7 सालों में मेरा इतना बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ सुनील कैप्टन को समझाता है चिंता मत करो, वो जल्द ही अच्छे मूड में आ जाएगी। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहू को लेकर आया हूँ। बहू वाली बात को सुन वो बुढ़िया तुरंत ही कैप्टन के पास उसके पलक झपकने से पहले ही आ जाती है और उसे एक नजर अच्छी तरह से देखने के बाद उसे तुरंत ही गले से लगाते हुए उसे शुक्रिया बोलती है। उसकी ऐसी बिहेवियर को देख तो कैप्टन भी शौक थी और कुछ भी समझ पाती। उससे पहले ही सुनील बताता है कि और हाँ वो मेरी माँ है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और हम सीधे शोभा को देखते हैं जो कि अपने सामने सिटी को देखते हुए काफी गंभीर सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही होती है, छोटी बच्ची का जिनको गले लगाने वाले, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। हालांकि जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन चूंकि वो उसे महसूस कर सकती थी तो वो बोलती है बाहर आ जाओ, छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। जो सुनता हुआ हम देख पाते हैं उसके सामने यह टकला बच्चा वो अपीयर होता है, जबकि सेम टाइम पर जिनको देखते हैं वो छोटी बच्ची के साथ बैठा हुआ कॉफी पीते हुए बोल रहा था तो तुम ही लोग हो जो कि यहाँ पर होने वाली परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। छोटी बच्ची बताती है हाँ सही कहा, हम पूरे गैलेक्सी के टूर पर निकले हैं। जिसको सुनता हुआ जिन कहता है यह कितना फैसिनेटिंग है, लोग तुम्हें केवल देखने के लिए इतने सारे पैसे देते हैं। तो छोटी बच्ची बताती है वेल सारे शो हाउसफुल हो चुके हैं, लेकिन तभी उसके पास शोभा आकर टेबल पर बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से अपने हाथ को मारती है, जिसे देख तो वो भी चौंक गई होती है। लेकिन शोभा वो बोलती है अगर तुम्हारा बात करना खत्म हो गया है तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मुझे आज उसी से कुछ बातें करनी है। तो छोटी बच्ची बताती है हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई, मैं उससे काफी लंबे समय बाद मिली हूँ। शोभा वो बोलती है तुम मरना चाहती हो? वो बच्ची बताती है दरअसल मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगी। जिस पर कि शोभा वो उसे बोलती है कि यह कोई धमकी नहीं है, बात ऐसी है कि मौत उसके हमेशा चारों तरफ मंडराती रहती है, क्योंकि मौत उसे तब भी और अब भी बहुत पसंद करती है। इसीलिए तुम्हारी जैसी लड़की जो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती वो कभी भी उसके साथ जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ यहाँ से भाग जाने की, तो निकल जाओ। जो सुनता हुआ छोटी बच्ची वो बोलती है तुम कभी भी आइडल नहीं रही, सही कहा ना? शोभा जिस पर कि कुछ भी ना समझते हुए जब उससे पूछती है क्या, तो छोटे बच्चे वो बताती है यह एक ऐसा काम है जिसमें आपको अंतरिक्ष के अंधेरों में यात्रा करनी पड़ती है और हर बार अजनबियों के साथ अपनी सच्ची भावनाओं को बांटना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कंसर्ट में आने वाले हर एक पर भरोसा करती हूँ। हालांकि पहले मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था, लेकिन फिर किसी अजनबी ने मुझे बचाया अपनी जान जोखिम में डालकर। और जब मैंने उससे पूछा उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा उसने मुझे बचाने का वादा किया था, एक ऐसा वादा जिसके बारे में मुझे मुश्किल से ही याद था। और भला कोई ऐसे वादे पर भरोसा ही क्यों करेगा जो निस्वार्थ हो। लेकिन
फिर भी उसने अपने वादे को निभाया और तब मुझे एहसास हुआ भरोसा और वादा केवल हमारी इच्छा नहीं होती, वे तभी अस्तित्व में आते हैं जब दूसरा व्यक्ति भी उस पर यकीन करता है। उसकी ऐसी बेतुकी बातों को सुनता हुआ शोभा जब उससे पूछती है आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, लेकिन छोटे बच्चे उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आगे बताती है हालांकि चाहे मैं विश्वास करूं या ना करूं, अगर परिणाम केवल दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो, विश्वास करना है हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। यही कारण है कि उस दिन के बाद कॉन्सर्ट करते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ दर्शकों पर भरोसा करना ही मेरे लिए सबसे अच्छा काम है। ये सब बोलता हुआ वे एकदम से ही खामोश होते हुए काफी ज्यादा शौक हो गई थी, क्योंकि शोभा उसकी इतनी बकवास को सुन उसके कंधों पर अपने हाथों को रखते हुए उस पर प्रेशर को डालना शुरू कर दिया था बिना कुछ बोलते हुए, जिसके चलते वो छोटे बच्चे काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाते हैं। उसके चिल्लाहट को देखता हुआ जिन बोलता है तुम कर क्या रहे हो, रुक जाओ। और शोभा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए छोटी बच्ची से बोलती है या तुम्हें दर्द हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैंने अपनी उंगलियों पर जरा सा भी जोर डाल दिया तो तुम चूर चूर हो जाओगी। वैसे भी आधे अधूरे भरोसे के लिए भी कुछ शर्तें आवश्यक होती है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा और दर्द दूंगी ताकि तुम इसे एक सबक की तरह ले सको। शोभा को इतना रोड होता हुआ देख जिन सीरियस होते हुए उससे बोलता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा रुक जाओ। और तभी चारों ही तरफ एक भयानक रोशनी फैल चुकी थी और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम देखते हैं कि छोटी बच्ची वो भयंकर रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए खुद के कंधे से शोभा के हाथों को हटाते हुए ऊपर उठा लिया था। साथ ही उसके पीछे स्वॉर्ड मैट्रॉन के डुप्लीकेट का भी फिगर अपीयर हो चुका होता है। वह शोभा से कहती है इस बच्चे को छूने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसे इस तरह देख शोभा पहले तो हैरानी में कहती है एक रात, लेकिन दूसरे ही पर अपने क्रिपी स्माइल को देते हुए बोलती है काफी ज्यादा दिलचस्प है, मुझे लगता था कि अकेला मैं ही हूँ जिसके शरीर के अंदर एक घिनौना परजीवी मौजूद है, लेकिन नहीं। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने ऐसे नजारे को देखता हुआ बड़ा मंक कहता है बड़े भाई ये क्या है, तो छोटा मंक बताता है इतनी अजीब बात है, ऐसा लगता है कि ये किसी डीमन की सोल है, लेकिन उसकी कोई जड़ें नहीं है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी और न ही इसके बारे में सुना। इन सबसे अनजान हम इस बंदी को देखते हैं जो कि अभी भी शोभा से आगे कह रही थी यदि तुम अभी पीछे हटने का वादा करती हो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ शोभा बताती है एक मासूम परजीवी, यह तो और भी ज्यादा बुरा है, चलो जल्दी से मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। जो सुनता हुआ वो बंदी कहती है यह आखिरी चेतावनी है, यदि तुम इसी तरह इनकार करती रहोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना बोलते हुए वो उसके हाथों को और भी कसकर दबाने लगती है। शोभा वो गुस्से में आते हुए कहती है मैंने कहा छोड़ो मुझे। इतना बोलते हुए वो भी अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, साथ ही उस टाइम को भी याद कर रही थी जिस टाइम वो उस टकले बच्चे से मिली थी। वो उस बच्चे को देखते हुए कहती है अब मुझे सारी चीजें समझ आ रही है, तुम ही हो जिसने कि आज उसी के सर पर इनाम को रखा है। वो टकला बच्चा बताता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वे सारी चीजें आपके लिए ही है मिस, हमने सोचा कि अगर हम काफी शोर मचाएंगे तो शायद आप जाग जाएंगे। शोभा कहती है मैं ऑलरेडी जागी हुई हूँ। वो बंदा बताता है नहीं आप अभी भी सो रही हो, अपनी नियति से मुंह मोड़ना सपने देखने के जैसा है, इसीलिए प्लीज मिस जागिए और हेवनली डीमन सेक्ट के भाग्य का भार अपने कंधों पर उठाकर बिखरते हुए सेक्ट को दोबारा जीवित करिए और अपने भाग्य को स्वीकार करिए। जिस पर कि शोभा वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग असल में चाहते क्या हो, या तुम लोग सचमुच में चाहते हो कि मैं उस घिनौने बदसूरत राक्षस को मुझे खा जाने दो और तब तक खुद को चबाने दो जब तक कि केवल मेरी हड्डियां ही ना बचे। तो वो बंदा बताता है हेवनली डीमन सोल और आपका जन्म एक ही साथ हुआ है, हेवनली डीमन सोल को नकारना शीशे में अपने चेहरे को नकारने के समान है, इसीलिए प्लीज इसे स्वीकार करिए। शोभा वो बताती है ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके न बोलते ही वापस आते हैं प्रेजेंट में, यहाँ पर की शोभा सारी बातों को याद करता हुआ भयंकर रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। तो उसके पीछे हेवनली डीमन सोल भी बाहर आते हुए एक क्रीपी स्माइल देना शुरू कर दिया था, जिसको देखता हुआ ये बंदी कहती है हेवनली डीमन सोल ये खतरनाक है। इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं उन दोनों में कोई भी कमजोर नहीं दिख रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि तबाही किसी भी पल आने ही वाली है, जिसको देखता हुआ तो ये लोग भी बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब वे लोग क्या करें। अभी उनके बीच एक आवाज आती है रुक जाओ। हम देखते हैं जिन उन दोनों के बीच आते हुए उन दोनों के हाथों को पकड़ एक दूसरे से उन्हें दूर करता है, लेकिन उन दोनों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तो वो कहता है बस बहुत हो गया, ये काफी है तो रुक जाओ। लेकिन वे लोग अभी भी उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे। तो जिन दोबारा शोभा से कहता है शोभा खुद पर काबू पाओ और होश में आओ, बहुत हो गया। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ फाइनली शोभा अपनी एनर्जी को दोबारा अपने अंदर सील करती है और पीछे हटने के लिए तैयार हो चुकी थी, जिसको देखता हुआ जिन स्माइल करते हुए जब उससे कहता है बहुत अच्छे। तो उसकी ऐसी
चेहरे को देख शोभा अपने हाथों को उससे दूर करते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा हो। वहीं शोभा को इस तरफ पीछे हटता हुआ देख ये बंदी थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और फिर छोटी बच्ची को देख वो भी अपनी एनर्जी को डाउन करते हुए पीछे हट जाती है। और जैसे ही वो छोटी बच्ची की बॉडी का कंट्रोल हुआ उसे वापस देकर वहाँ से गायब होती है। वैसे ही छोटी बच्ची जो हवा में उड़ रही थी वो बेहोशी की अवस्था में अचानक ही जिन पर आकर गिर गई थी, जिसे कि जिन संभाल ही रहा था। अभी शोभा छोटी बच्ची को वापस जिन के ऊपर पहले के जैसा गिरता हुआ देख अचानक से उसे फिर से शौक लगता है और वो पहले के जैसा ही फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, अभी तू दूर हट उससे। वहीं दूसरी तरफ छोटी बच्ची के अंदर जो बंदी है उसके पास्ट को हम देखते हैं जब उसे बनाकर कंप्लीट किया गया था और उसने अपनी आंखें खोलकर पहले जिस इंसान को देखा था वो था ये बंदा रिचल आर्कमॉन, स्वॉर्ड मेट्रॉन का पागल लवर। वो अपने क्रिएशन से बेहद ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो बिल्कुल ही स्वॉर्ड मेट्रॉन की रेप्लिका थे। वो उसे अच्छे से देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या तुम मेरे नाम को जानती हो? जिस पर कि वो बंदी हकलाते हुए उसे जब कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है तो वो बंदा कहता है, अनजान बनने की कोशिश करना ये मुझे स्वीकार नहीं, कम से कम तुम जानने का दिखावा तो कर सकती थी। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ ये बंदी कुछ भी समझ पाते तभी वो एकदम से ही देखती है कि रिचल आर्कमॉन बेहद ही ज्यादा प्यार भरी बाहों के साथ उसे गले लगा लिया था। उसे ऐसा करता हुआ देख तो वो बंदी भी शौक थे और कुछ भी समझ पाते तभी रिचल आर्कमॉन उससे कहता है, हाँ यह साहस तुम मेरी हो, केवल मेरी वो है। वो बंदी इस तरह की बातों को सुनता हुआ पहले तो उसे चुपचाप घूरती रहती है, बाद में सिचुएशन को समझते हुए जब वो भी उसे गले से लगाने की कोशिश करने लगती है तो रिचल तुरंत ही चिल्लाते हुए उसे दूर हटते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वह मुझे कभी भी गले नहीं लगाया और उसका आलिंगन कभी भी प्यार भरा नहीं था। वो बंदी जो कि सुनता हुआ जब हैरानी में उसे घूरती रहती है तो रिचल आगे कहता है, मुझे फिर से ऐसा करके कभी निराश मत करना, अगर तुमने ऐसा दोबारा कभी भी किया तो मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। इतना बोलकर जब वो वहाँ से गुस्से और निराशा में चला जाता है तो उसे पीछे से देखते हुए ये बंदी पहले तो शौक रहती है, बाद में उसे पीछे से घूरते हुए बस स्माइल करती है, मतलब कि शायद ये उसे चाहते थे। खैर इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि छोटी बच्ची अभी भी बेहोश थी और उसकी बॉडी की कंडीशन को सुंजा जांच कर रहा था। वो बताता है उसके अंदर कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, ना ही कोई परजीवी और ना ही कोई म्यूटेशन। वो जिस तरह जन्म से थी वैसा ही है, वह पूरी तरह से नॉर्मल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाहरी डीएनए की बात तो छोड़ ही दो। जो सुनता हुआ रॉबर्ट जब उससे पूछता है तो फिर वो अजीब सी औरत कौन थी, या वो किसी तरह की भूत थी, इतना डरावनी लग रही थी वो। वहीं जिन वो सोच रहा होता है निश्चित रूप से वो एक रैत थी। यही सब सोचता हुआ वो सुंजा से बोलता है, इसे खोल। रॉबर्ट जिस पर हैरानी में जब उससे पूछता है क्या, तो जिन वो सीरियस होते हुए बताता है, मैंने कहा ग्लास चैम्बर को खोलो। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जिसकी हैरानी में आंख फट चुकी थी क्योंकि उसके सामने कई प्रकार के खाने होते हैं और वो बुढ़िया जो कि पहले उससे बेहद ही ज्यादा रूडली बात कर रही थी वो अब उससे प्यार भरी बातों के साथ कह रही होती है, मैं समझ नहीं पा रही थी तुम्हें बच्चे क्या पसंद आएगी, इसीलिए मैंने हर तरह की चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तैयार करवा दी। तो आप अपने सामने मदर इन लॉ को देख कर नर्वस मत हो और जो मन हो वो खा, लेकिन ज्यादा मत खाना। हेल्दी बच्चों के लिए तुम्हें अपनी हेल्थ का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, बस जो भी स्वादिष्ट लगे उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा ले मेरी प्यारी बच्ची। हम देखते हैं कैप्टन उसकी इतनी प्यार को खुद पर बरसता हुआ देख स्नेल से पूछती है, यहाँ पर ये किस तरह की बकचोदी चल रही है। तो स्नेल वो बताता है, चुपचाप खाना खा लो, मेरी माँ के गुस्से को तुम जानती हो इसीलिए उनका मूड खराब मत करो। इसी के साथ वो अपने मदर से बोलता है, वैसे जिस चीज के लिए मैंने आपको पहले पूछा था उसका क्या हुआ। तो वो बुढ़िया एकदम से ही जोरदार गुस्से में आते हुए बोलती है, चिंता मत करो, मैंने पहले ही उस कमीने को पकड़ कर यहाँ लाने का ऑर्डर दे दिया है ताकि मैं खुद से देख सकूं मेरी बहू को ठगने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। मैं उसकी बॉडी को फाड़ कर उसके आंतरियों को बाहर निकाल कर उससे उगलवाऊंगी। आखिर उसने क्या खाया था, उसे इसकी 10 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्ची तुम चिंता मत करो और अपनी सास पर भरोसा रखो। बेचारी कैप्टन उसे इतना सीरियस देख डर के मारे केवल इतना बोल पाती है, हाँ जरूर। हालांकि तभी एक आवाज आती है, हमें उस ठग का ठिकाना मिल चुका है। बुढ़िया उस आवाज को सुन जब उससे पूछती है कहाँ पर है वो, चलो अभी चलते हैं। तो वो आवाज बताती है, वो आदमी प्लानिट नंबर 17746222445.B2 cos 2C.423 पर है और मालिक है तो अर्थ पर। अर्थ का नाम सुन कैप्टन तो काफी शौक हुई थी, लेकिन बुढ़िया वो अपने जोश में आते हुए बोलती है, ठीक है तो अभी चलो तुरंत निकलते हैं, शिप को तैयार करो। ऐसी सिचुएशन को देखता हुआ कैप्टन हैरान होते हुए कहती है, आखिर सिचुएशन इतना बेकाबू क्यों होता जा रहा है। हालांकि उसकी एक भी नहीं चलता, वे लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि सेम टाइम पर इधर हम देख पाते हैं जब छोटे बच्चे के अंदर सुंजा को एक भी ड्रेस उस बंदी का नहीं मिलता तो जिन खुद छोटे बच्चे के पास जाकर उससे बोलता है, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। इतना बोलते हुए जब वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगा था तो पीछे खड़ा रॉबर्ट वो उससे कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जिन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए छोटे बच्चे के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स को ना दे वो उस पर हमला करते हुए कहता है,
अगर तुम बाहर नहीं आए तो। रोबोट उसे इस तरह काफी ज्यादा घबराते हुए चिल्लाता है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। चारों ही तरफ लाइट फैल चुकी थी पहले के जैसा, यानी कि वो बंदे दोबारा सामने आते हुए जिनके हमले को रोक दिया था। मतलब कि जिन ने शायद बहुत कम पावर लगाया था बस उसे बाहर निकालने के लिए। खैर उन दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर तक बहुत ही ज्यादा सीरियस तरह से मिलती है। वे दोनों ही गुस्से में थे। थोड़ी देर बाद जिन बोलता है, इस बच्चे से अभी तुरंत दूर चली जाओ। तो वो बंदी बताती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिन कहता है, तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। वो बंदी बताती है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलते हुए वो काफी सीरियस था और अपने अंदर से अजीब तरह की एनर्जी बाहर निकालने लगती है। तो उसे देखते हुए जिन सारी सिचुएशन को समझ जाता है और उससे कहता है, ऐसी बात है, तुम जो एनर्जी बाहर निकाल रही हो उसका कोई जर नहीं है। ये खाली बर्तन से छलकते हुए पानी की तरह है। यह कितना अजीब है। आखिर तुम हो क्या? स्पष्ट रूप से तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भावनाएं इतना दर्दनाक क्यों महसूस हो रही है? वो बंदी बताती है, मेरे मास्टर ने मुझे डाटा का ढेर कहा था। मुझे बताया गया था मैं बस इनऑर्गेनिक मैटर हूँ जो केवल निर्धारित आदेशों पर प्रतिक्रिया करता है, ना कि जिंदा चीज हूँ। उसने कहा था मैं जिंदा नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भावनाएं नहीं है। उसने कहा मुझे जो दर्द महसूस हो रहा है, जैसे मेरा दिल टुकड़ों टुकड़ों में बंट रहा है, वह भी बस एक कंप्यूटेशनल एरर है। मेरा उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि मैं उसकी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। अगर तुम उसकी परवाह करते हो तो मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि कम से कम मैं उसके लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं हूँ। इतना बोलते हुए वो वापस जब छोटी बच्ची की बॉडी के अंदर समा गई थी तो जिन बस उसे घूरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता, बस वो परेशान हो रहा था। तभी साइड में खड़ा रोबोट वो फिर से कहता है, या वो वाकई में कोई भूत है? कितनी डरावनी है वो? तो सुंजा बताता है, वो डरावनी नहीं है, वो अपने साथी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। असल में वो उसे इम्यून सेल की तरह बचा रही है। कीड़े की भाषा में कहे तो वो एक अच्छा परजीवी है। लेकिन जिन उन लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है, किसी भी कीमत पर उसे इसकी बॉडी को छोड़कर जाना ही होगा। वह इस बच्चे के जीवन में दखल दे रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो रोबोट बताता है, लेकिन वो लाभकारी परजीवी है, वो तो उसकी मदद कर रही है। आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी पीछे से एक आवाज आती है, कुछ भी हो उसे मरना ही होगा। हम देखते हैं उन लोगों के पीछे वहाँ पर सोहवा भी पहुंच चुकी थी। वो कहती है, सभी परजीवियों को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। जो सुनता हुआ जिन बताता है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। इतना बोलते हुए वो छोटी बच्ची को देख रहा होता है जो कि अभी भी बेहोश थी। वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम पृथ्वी को देखते हैं, जहाँ पर कि कैप्टन पहुंच चुके थे और अपने सामने किसी चीज को देख बेहद ही ज्यादा शौक थे, क्योंकि वो देखती है उसके सामने वही सेम दरवाजा था जिसके अंदर से जिन पहले निकला होता है। यहाँ तक कि दरवाजे पर लिखी गई चीज भी लगभग सेम थे। इसके अंदर गुप्त बौद्ध टेक्निक के द्वारा डीमन को सील किया गया है। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे वह दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। उस दरवाजे को देखता हुआ बुढ़िया कहती है, कोऑर्डिनेट तो इसी जगह को बता रही है। तो सुबह वो बोलती है, मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। साथ ही वो सोच रही थी, मुझे इतना बुरा फीलिंग क्यों आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जिनको देखते हैं वो छोटी बच्ची को लेकर स्वॉर्ड मेट्रॉन के शिप पर पहुंच चुका था और उसे एक बड़े से ट्यूब में रख दिया होता है, जिसको देखता हुआ स्वॉर्ड मेट्रॉन बोलती है, अगर मेरी जैसी दिखने वाली किसी रैत ने उसे पोजेस किया है तो निश्चित ही मैं इतिहास में शामिल रही होंगी। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि यह किस तरह की कहानी होगी। जिन बताता है, उसने कहा था इसके बॉडी के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं मिला, यहाँ तक कि उस रैत का हल्की सी एनर्जी का ट्रेस भी नहीं। हालांकि 100% वो स्पष्ट रूप से मौजूद है। पता नहीं ये किस तरह का जादू है। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड मेट्रॉन कहती है, संभवतः यह जिंदा जियांगसी होगी। जिस पर कि जिन काफी ज्यादा हैरानी में पूछता है, जियांगसी, या इसका मतलब वो काली विद्या सचमुच में मौजूद है? तो स्वॉर्ड मेट्रॉन बताती है, उसने ऐसी चीज बनाई जो पहले मौजूद नहीं थी। निश्चित रूप से उसके पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट था इसे कामयाब बनाने के लिए। यदि सचमुच में जियांगसी के जिंदा होने की अफवाहें सच है तो निश्चित रूप से ट्रांसेंडेंट एनर्जी से भरी हुई चिप उसके अंदर इम्प्लांट की गई होगी। मैंने सुना है कि वो बॉडी के अंदर घुसते ही पूरे नर्वस सिस्टम में मेल्ट होकर होस्ट के साथ कम्प्लीटली फ्यूज हो जाती है और होस्ट को ऐसी एब्सोल्यूट पावर देती है जो हिस्ट्री में कभी भी देखा नहीं गया। जो सुनता हुआ जिन बताता है, मैंने उस रात को पहले भी देखा था जब वह जिंदा थे। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे खुद को जलाकर राख बनते हुए देखा, इस बच्ची को बाहों में लिए हुए। स्वॉर्ड मेट्रॉन बताती है, अगर वह बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है तो वह शायद एक क्लोन होगी या जरूर कोई डॉल होगी जिसे उसने मेरे बदले काम करने के लिए बनाया होगा। मैं नहीं जानते किन परिस्थितियों के कारण वह लड़के जिंदा जियांगसी के साथ रहने लगे, लेकिन अगर वो मुझसे कनेक्टेड है तो उसके न बोलते ही वापस सीन चेंज
होता है कैप्टन की तरफ, जहाँ पर कि वो उस बड़े से दरवाजे पर लिखी गई चीज को देखते हुए काफी ज्यादा गंभीर सोच में डूबी ही थी। अभी उसके पीछे से बुढ़िया कहती है, चिंता मत करो, दरवाजे को खोलो, मैं यानी कि तुम्हारी सास अंदर छिपे हुए किसी भी धोखेबाज का ख्याल रख लूंगी। तो कैप्टन बताती है, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। जो सुन स्नेल बताता है, हम मून की इन्फॉर्मेशन पूरे गैलेक्सी में सबसे बेस्ट है, स्पेशली यदि जानकारी सीधे माँ को दी गई हो तो इसके गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है, इसीलिए चिंता मत करो और इसे खोलो। कैप्टन जिस पर अपने पास कोई रास्ते को ना देखकर जब उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तो अपने सामने के नजारे को देख उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। उसके सामने बिल्कुल जिन की तरह ही एक बंदा सिंहासन पर बैठा हुआ गहरी नींद में था, जिसको देखता हुआ वो जिन को याद कर ही रही थी। अब स्नेल बोलता है, अब ये कौन है? तो उसकी मदर बोलती है, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, निश्चित रूप से वो मेरी बहू को ठगने की हिम्मत करने वाला धोखेबाज है, मैं बिल्कुल भी उसे हल्के हाथ जाने नहीं दूंगी। ये सब बोलता हुआ वो अपनी एनर्जी को भयंकर रूप में बाहर निकालते हुए उस बंदे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, माफ करिएगा, क्या आप हमारे सेक्ट के लीडर हैं? हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा था, बड़े से बक्से को अपने साथ लिए वो काफी सीरियस दिख रहा होता है। हालांकि सारे लोग जब उसकी आवाज को सुन उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तो बुढ़िया की शक्ल को देख वो बंदा तुरंत ही चिल्लाकर उसके सामने अपने सर को झुकाते हुए कहता है, माफ करिएगा सेक्ट लीडर, मैं वो के चोंग हूँ, हम मून की पश्चिमी गैलेक्सी डिवीजन के 107वीं प्लाटून के तीसरे चीफ, मेरी ग्रीटिंग को स्वीकार करिए सेक्ट लीडर। उस बंदे को इस तरह देख वे लोग इतने हैरान होते हैं कि कुछ भी नहीं बोल पाते। जबकि सेम टाइम पर दूसरी तरफ स्वॉर्ड मेट्रॉन के शिप को हम दोबारा देखते हैं, जहाँ पर कि स्वॉर्ड मेट्रॉन ने भी पूरी कोशिश कर लिया होता है, लेकिन छोटी बच्ची के अंदर उस बंदी का हल्का सा भी ट्रेस नहीं मिलता। वो हार मानते हुए कहती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि ब्रेन वेव्स भी सारे नॉर्मल है, फिर भी दूसरी कॉन्शियसनेस उसकी कॉन्शियसनेस के साथ को एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया, न ही इसके बारे में कभी सुना। सच में ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। छोटी सी कॉन्शियसनेस को भी पोजीशन के लिए स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो सुनता हुआ जिन बोलता है, इसीलिए तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। अगर वो उसके दिमाग के अंदर पूरी तरह घुल चुकी है तो हमें भी उसके दिमाग के अंदर जाना होगा। स्वॉर्ड मेट्रॉन बताती है, विज्ञान ने बहुत ही प्रगति कर ली है, लेकिन हमारे पास अभी भी किसी दूसरे आदमी के दिमाग में प्रवेश करने की तकनीक नहीं है। तो जिन बताता है, लेकिन अतीत में ऐसा नहीं था। इसोटेरिक सेक्ट, उस सेक्ट का नाम सुनते ही स्वॉर्ड मेट्रॉन को भयंकर झटका लगा था। हालांकि उनके बीच क्या बात होती है हम सुन नहीं पाते, क्योंकि सीन चेंज होकर वापस इस गुफा के दरवाजे पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि साफ साफ शब्दों में लिखा था, हमने लेजर डीमन को ग्रेट धर्मा के हिस्टोरिक टीचिंग के साथ सील किया है। मतलब कि शायद जिन और स्केप के साथ कुछ तो रिलेशन है, जो कि उसे उस बच्चे के अंदर से उस बंदी को बाहर निकालने में मदद करेगी। खैर इस बंदे की बातों को सुनने के बाद बुढ़िया बोलती है, अगर तुम पश्चिमी गैलेक्सी डिवीजन के 107वीं प्लाटून के चीफ हो तो क्या तुम्हें ब्लैक ब्लड कॉर्प्स के साथ नहीं होना चाहिए? आखिर ब्लैक ब्लड कॉर्प्स के सेक्रेट मिशन का चीफ इस वीरान धरती पर कर क्या रहा है? तो स्नेल वो बताता है, लगता है कि उसने कोई गलती कर दी है और यहाँ छिपने की कोशिश कर रहा है। ये सब बोलता हुआ जब वो अपने फोन में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा जो के कर्ज को चुकाने के लिए लोगों को ठगना शुरू कर दिया, जिसके चलते जब उसके सर पर इनाम घोषित किया गया तो वो यहाँ पर छिपने आया था, क्योंकि इनाम की राशि कितनी भी अधिक क्यों न हो, कोई भी पागल बाउंटी हंटर इस तरह की रेडियो एक्टिव बेजान परी जगह पर उसका पीछा नहीं करेगा। और हाँ, हमें पता चलता है कि कैप्टन अपनी टीम के साथ जब पहले पृथ्वी पर आया था तो इसी बंदे को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन उसका एनकाउंटर जिनके साथ हुआ, जिसके चलते ये लोग उस समय पर इस बंदे को नहीं पकड़ पाए थे। इन्हीं बातों को याद करता हुआ कैप्टन वो काफी भड़क चुकी होती है तो उससे डरा हुआ स्नेल बोलता है, अब तुम्हें क्या हो गया? इतने में ही यह बंदा झुका हुआ स्नेल की बातों को सुनने के बाद बुढ़िया को बताता है, यह बस एक गलत फहमी है सेक्ट लीडर, मैं पृथ्वी पर केवल अपने कर्जे को चुकाने आया हूँ। सबूत के तौर पर मैंने मिशन के लिए उधार ली गई सारे पैसे को कल ही चुका दिया है, 100 गुना ब्याज सहित। मैं नकली टिकट बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन किस्मत से एक बेवकूफ आदमी मेरे झांसे में फंस गया और मैंने एक ही बार में 240,000 क्रेडिट कमा लिया। इसके अलावा आप देख ही सकते हो कि मैं कितनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ मून के लिए पैसे को कमाने की। इतना बोलते हुए वो जब एक तरफ इशारा करता है तो ये लोग भी उस तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा शौक हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर वही बंदा था जो कि पहले सिंहासन पर था। वो ढकोस ढकोस कर खाना खा रहा होता है। बुढ़िया पूछती है,
आखिर वो है कौन? तो वो बंदा उसे बताता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते समय मुझे पृथ्वी पर एक सीक्रेट गुफा के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली जहाँ एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट ने कभी खुद को एकांत में सुला दिया था। इसीलिए मुझे यकीन था उसके पास बहुत सारे प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट होंगे जो कि हमारे लिए खजाने के बराबर है। यही कारण था कि पिछले 7 महीनों से मैंने सैकड़ों बार खतरों का सामना किया और आखिरकार इस गुप्त ठिकाने तक पहुंच गया जहाँ पर कि मुझे उसके खजाने मिले। वो जिंदा लाइब्रेरी है प्राचीन मार्शल आर्ट का। वो 2000 साल पहले मार्शल वर्ल्ड के स्वर्ण युग से है। उसने कहा विलुप्त हो चुके हिस्टोरिक सेक्ट का वो हिस्सा था। उसे अब बस 2 कटोरी नूडल दे दीजिए और बदले में 2 अविश्वसनीय मार्शल आर्ट ले लीजिए। वो हमारे लिए सोने के अंडे देने वाले हंस की तरह है, नहीं हीरे के अंडे देने वाले हंस की तरह। हालांकि उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करते हुए बुढ़िया कहती है, ये किस तरह की बकवास है? क्या तुम रेडिएशन की वजह से अपने दिमाग को खो बैठे हो? और कैप्टन को उसकी बातों पर यकीन था, इसीलिए वो सीधे उस बंदे के पास जाकर उससे पूछती है, हेलो, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? माफ करना, पर क्या तुम ली मोकजिन नाम के किसी आदमी को जानते हो? हम देखते हैं जिनके नाम को सुनते ही उस बंदे के हाथों से खाना तुरंत ही नीचे गिर चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्से में कैप्टन से पूछती है, ली मोकजिन, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि वो अभी भी जिंदा है? हम देखते हैं कि उस बंदे का शकल बिल्कुल ही कैप्टन से मिल रहा था, जिसको देखता हुआ कैप्टन भी इतनी हैरान थे कि वो कुछ भी नहीं बोल पाते। हालांकि उसकी इसी हैरानी के साथ सीन दोबारा चेंज होता है और सीधे हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कैप्टन उस बंदे के साथ स्वॉर्ड मेटेरॉन के शिप पर पहुंच चुकी थी और जिन उस बंदी को अपने सामने देख भारी सदमे में चला गया था। हालांकि वो बंदी काफी ज्यादा गुस्से में थी तो कैप्टन वो बताती है, माफ करना और कुछ गलत मत समझना, मैं तुम्हारे पैसे को वापस लेने की कोशिश करते समय इससे टकरा गया। वो मुझे जानी पहचानी सी लगी तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। और जिन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उस बंदी को देखते हुए बोलता है, जन वो बंदी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उसे बताती है, या तुम अभी भी जिंदा हो? मैं दिल से प्रार्थना कर रही थी तुम जिंदा रहना और देखो मेरी प्रार्थना वो स्वीकार कर ली गई। हमें पता चलता है ये वही बंदी थी जो कि जिन के यादों में होती है। हमें लगा था जिन के यादों में जो है वो बंदा है और जिन का ही छोरा रूप होगा, लेकिन नहीं, वो तो ये बंदी निकली। हर जिन अपने जैसे को देखकर वो खुश होते हुए बोलता है, तुम सरवाइव कर गए। उन दोनों के बीच गर्मा गर्मी को बढ़ता हुआ देख कैप्टन फिर से टोकते हुए कहती है, मुझे दोबारा माफ करना और लगता है कि तुम दोनों काफी समय से नहीं मिले हो, चलो हम शांत होकर बात क्यों नहीं करते? लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बंदी कहती है, अब तुम अभी तक जिंदा हो तो मैं कैसे तुमसे पहले मर सकती हूँ? अगर तुम वाकई में मर गए होते तो मैं तुम्हारी नर्क तक पीछा करती। यही सब बोलता हुआ जब वो हमला करने के लिए तैयार हो गई थी तो उसकी मार्शल आर्ट को देखते हुए कैप्टन हैरानी में कहती है, 1 मिनट रुको, क्या ये मार्शल आर्ट वो हो सकती है? तभी वो बंदी जिन पर हमला कर दिया था वो कहती है, अब यहीं पर मर जाओ। उस हमले को देखता हुआ कैप्टन और भी ज्यादा शौक होते हुए बोलती है, यह निश्चित रूप से टैंग फैमिली के गोल्डन ड्रैगन व्हिप टेक्निक है, फ्लॉर्सिंग ब्लॉसम डार्ट। यही सब सोचता हुआ वो उस हमले के मदहोश करने वाले नजारे को देख उसमें डूब ही गई थी। तभी उसे एहसास होता है वो हमला तो जिन को हिट करने वाला है, जिससे कि वो घबराते हुए कहती है, रुक जाओ। और तभी एक जोरदार लाइट चमकती है और चारों ही तरफ फैल चुकी थी जिसके पार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं बाहर खड़े ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद स्वॉर्ड मेटेरॉन बोलती है, काफी समय हो गया है ना? तो बुढ़िया बताती है, हाँ हो तो गई है। जो सुन स्वॉर्ड मेटेरॉन बुढ़िया को चिढ़ाते हुए बोलती है, तुमने एक बार कसम खाई थी कि तुम मुझे दोबारा फिर कभी भी नहीं देखोगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हार्मोन के मेंबरों का कसम खाना थोड़ा सा कमजोर है ना? जिस पर बुढ़िया वो बोलती है, मेरी शपथ अभी भी कायम है। तुमने अपने चेहरे पर इतनी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है कि मैं तुम्हारे चेहरे को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। उन दोनों को इस तरह लड़ता हुआ देख ऊपर खड़ा स्नेल बोलता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो बुढ़िया बताती है, हम दोनों पुराने क्लासमेट है, कुछ बुरी यादों में और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, खासकर दिखावट के मामले में। स्नेल जो की सुनता हुआ स्वॉर्ड मेटेरॉन की तरफ देखते हुए कहता है, आप मजाक कर रही हो? सही कहा ना? इतना बोलते हुए वो जैसे ही ध्यान से स्वॉर्ड मेटेरॉन के चेहरे को देखता है तो उसकी बेमिसाल खूबसूरती को देखने के बाद भाई वो भी पिघल जाता है। वो कहता है, यह सचमुच में सच है। वही बुढ़िया स्वॉर्ड मेटेरॉन से बोलती है, मैंने एक और कसम खाई थी, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम्हारे बाल नोच डालूंगी। उसे इस तरह एनर्जी को बाहर निकालता हुआ देख स्वॉर्ड मेटेरॉन भी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलती है, यह ऐसी बात है तो आ जाओ आजमा लो। उन दोनों की ऐसी लड़ाई को देखते हुए स्नेल घबराते हुए बोल ही रहा था, आप लोग कर क्या रहे हो? रुक जाओ। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिससे कि वे लोग भी
चौंके हुए जब उस तरफ देखते हैं तो धुआं हटने के बाद उन्हें अपने सामने केवल जिन दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ही सही सलामत था। जबकि कैप्टन उस बंदी को चिल्लाकर बोल रही थी, तुम हो कौन और तुम टैंग फैमिली के मार्शल आर्ट को कैसे जानती हो। और एकदम से ही वो किसी चीज को देख बेहद ही ज्यादा चौंक चुकी थी, क्योंकि वो अपने सामने देखती है वो बंदी अचानक से ही सीधे जमीन पर जाकर गिर पड़ती है, मतलब कि बेहोश हो चुकी थी। शायद बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करने के चलते जिन उसे इस तरह देखता हुआ कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे घूरता रहता है। और इसमें बाद जिन जब उस बंदी के बारे में बताता है तो कैप्टन वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या वो वुमन टैंग फैमिली से है। तो जिन बताता है, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कहा था टैंग फैमिली का मुझ पर बहुत ही बड़ा कर्ज है। जो सुनता हुआ कैप्टन उसी समय को याद करते है जब जिन ने उससे कहा था, अतीत से यदि मैं किसी याद को संजो कर रखना चाहूंगा तो वह चुनबू की यादें ही है। भले ही मैं उस समय पर इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह एकमात्र पर्सन थी जिसने कि मुझे दोस्त कहने की हिम्मत की। और कैप्टन ने कहा था, ये 2000 साल पहले की बात है, तुम इसके बारे में भूल जाओ, अब ये कोई महीने नहीं बनाते। उन्हीं बातों को याद करता हुआ कैप्टन कंफ्यूजन में जब इसे क्लियर करने के लिए बोलती है तो जिन उसे बताता है, मेरे समय में वो सिचुआन टैंग क्लैन का यंग मास्टर थे। वो मेरी दोस्त नहीं थी, लेकिन वो एकलौता ऐसी इंसान थी जिसने मुझे कभी अपना दोस्त कहा था। इससे आगे वो कुछ भी बता पाता तभी वहाँ पर स्वर्ण मेटरॉन आ जाती है और वो बोलती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अचानक शौक की वजह से उसने अपनी क्यूआई को एकदम से ही बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत जल्दी ऊपर खींच ली। रेडिएशन वाली जगह पर इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद भी, इसीलिए चिंता मत करो, वो जल्दी होश में आ जाएगी। जो सुनता हुआ जिन बताता है, ये राहत की बात है। इसी के साथ वो उन लोगों से बिना आगे कुछ भी बात के सीधे चुनवो के पास पहुंचता है और उसे ट्यूब में बांध बगल में खड़ा बस घूरता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा था, या वो वाकई में मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तभी उसके पास कैप्टन दोबारा आकर बोलती है, या तुम्हारे बोलने का मतलब यह है कि ये मेरा पूर्वज है, आखिर तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है। तो जिन बस इतना बोलता है कि वो मेरी दोस्त है। हालांकि पास्ट में उसने खुद चुनवू से ऐसा कभी भी नहीं कहा। और खैर दोस्त वाली बात को सुन कैप्टन बोलती है, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जिसका कि जिन कोई भी जवाब न देते हुए उस बंदी को देखते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं वो बंदी जिनसे बोल रही थी, ओह तो तुम जाग गए हो। हम देखते हैं उसके सामने जिन जख्मी हालत में पड़ा था और वो उसका इलाज कर रही थी। वो कहती है, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो, मैंने पहले ही सारे इन्फेक्टेड टिश्यू को काट कर निकाल दिया है। एक बार जैसे ही मैंने इस दवा को तैयार कर तुम्हें लगा दिया तो तुम्हारे घाव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जिन अपने बगल में एक लड़की को देख उससे पूछता है, तुम हो कौन। चुनबू जो कि सुनता हुआ काफी ही ज्यादा गुस्से में उससे बोलती है, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेचारा जिन उसकी ऐसी बातों को सुन इतना हैरान हुआ था कि वो उसे देखते हुए कुछ भी नहीं बोल पाता। बाद में वो कहता है, मुझसे इतनी बदतमीजी के साथ बात मत करो, मैं हमेशा लोगों के मेरे साथ किए गए व्यवहार को ब्याज सहित चुकाता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जिस पर चुनबू बोलती है, ओह तो तुम पागलपन में जीनियस हो। और क्या तुम्हें पता है, नदी में जब तुम अधमरी हालत में बहकर जा रहे थे, अब मैं ही थी जिसने कि तुम्हें बाहर निकाली थी। मैंने तुम्हें सीधे परलोक में जाने से रोक दिया, जलने से पहले तुम ठंड से ना मर जा। इसीलिए मैंने तुम्हारे शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए तुम्हारे शरीर को नंगा करके रखा। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसे बर्दाश्त किया, खुद को समझाते हुए कि तुम तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो। इसलिए अगर तुम मुझसे बदतमीजी से बात करना जारी रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी माँ कहकर बुला। बेचारा जिन अपनी हरकतों पर इतना शर्मिंदा होता है कि वो अपने सर को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, तुमने मुझे क्यों बचाया। चुनबू बताती है, अगर मुझे कोई घायल जंगली जानवर प्यारा लगता है तो मैं उसे भी बचा लेती हूँ, फिर मैं एक घायल व्यक्ति से अपने मुंह को कैसे मोड़ सकती थी, खासकर तब जब तुम थोड़े प्यारे भी हो। जल्दी से पी लो इससे, तुम्हारे घायल ऑर्गन वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। जिन उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ बोलता है, अगर तुम मुझे बचाती हो तो हजारों लोग मारे जाएंगे। उसकी ऐसी बात को सुन चुनबू वो थोड़ी देर के लिए शौक हो चुकी थी। बाद में कुछ सोचने के बाद वो कहती है, ऐसा मत कहो, कारण चाहे जो भी हो ऐसा फिर दोबारा मत कहना। इतना बोलते हुए जब वो फिर से उसे वो दवाई पिलाने की कोशिश करने लगती है तो जिन दोबारा कहता है, अगर मैं इसे पी लूं तो हजारों लोग मर जाएंगे। लेकिन चुनबू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और जबरदस्ती उसे वो दवाई पिलाते हुए कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें रोकूंगी, लेकिन पहले इसे पी लो, क्योंकि अगर तुम मर जाती हो तो ना ही किसी चीज को शुरू कर पाओगे और ना ही किसी चीज को रोक पाओगे। इसी के साथ वो सारी दवाई को उसे पिलाने के बाद कहती है, तुम्हें अगर इसे पीना ही है तो विरोध क्यों करते हो, तुम तो सचमुच में एक बच्चे की तरह हो। और खैर चलो अपनी पैंट को खोल। हम देखते हैं जिन जो शर्म के मारे अपने सर को दूसरी साइड में किया था, वो उसके पैंट को खोलने वाली बात को उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि मानो उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। इसीलिए वो कहता है, क्या
तुम्हारा मतलब क्या है? वो बता दी है, मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपरी हिस्से का इलाज कर दी, लेकिन तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से का इलाज अभी भी बाकी है, इसीलिए तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसकी ऐसी शक्ल को देखता हुआ बेचारा कहता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और चुनबो उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपनी दवाई को लेते हुए उसे लगाने के लिए तैयार बोलती है, तुम्हारे मना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम हिल डुल नहीं सकते, बस चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी। उसे अपने पास ऐसे आते हुए देख जिन चिल्लाने की कोशिश करते हुए बोलता है ऐसा मत करो। तो चुनबो वो बताती है तुम कितने नखरे करते हो, बस मुझे अपनी माँ की तरह समझो और ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारी मदर तुम्हें डायपर पहना रही है। वो इसके इतना बोलते है ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी मुरीम साइकोपैथ की एक नई सीरीज को भी चैनल पर अपलोड किया है, अगर डब्ल्यू रिबॉर्न जैसा कोई दूसरी सीरीज देखनी है जो कि ब्रूटैलिटी में उससे भी ज्यादा आगे हो, जहाँ ब्लड हर एक दूसरे सीन में हो और विलन खुद हीरो हो, तो एक बार जरूर उसे देखना। इतनी खतरनाक और डेविलिश स्टोरी है कि गारंटी दे रहा हूँ ऐसी सीरीज तुमने पहले कभी भी नहीं देखी हो, चाहे तुमने कितनी भी ब्रूटैलिटी वाली स्टोरी क्यों ना देखी हो। मानवा लैंड में बेहद ही ज्यादा खतरनाक स्टोरी है, एक बार जाकर देखो और केवल 10 मिनट नहीं केवल 5 मिनट देख लेना, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।